हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने वर्क एजुकेशन के चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक लॉ, फिजिक्स का एक लॉ है बेसिकली, और ये किसी भी सर्किट में वोल्टेजेस एंड करंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। आप कह सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा है, ये उसके आगे का स्टेप होता है साइंस में या फिजिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक्चुअली सर किरचॉफ जो थे वो एक जर्मन फिजिशिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने हमें सर्किट के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए दो रूल्स दिए थे, दो लॉज दिए थे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ऐसे तो हमारे पास ओम्स लॉ है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में जैसे कि ब्रिजेस में या टी नेटवर्क्स में ये जो ओम्स लॉ और जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वाले लॉ हैं ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है किरचॉफ्स लॉज। ठीक है, दो लॉ दिए थे उन्होंने, जर्मन के वो साइंटिस्ट थे। ईयर 1845 में उन्होंने हमें ये दो लॉज दिए थे। इनमें से एक है करंट लॉ और दूसरा है वोल्टेज लॉ, केवीएल एंड केसीएल। तो आज हम लोग केवीएल के बारे में बच्चों बात करेंगे। ये दोनों ही जो लॉज हैं, वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ एज वेल, इसको यूज़ करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड करंट्स को कैलकुलेट कर पाते हैं किसी एक सर्किट में, किसी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। ठीक है, जहाँ पर कि हम लोग अपने ओम्स लॉ और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस वाले लॉज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ओके, अब केवीएल पे आ जाते हैं हम लोग। केवीएल क्या कहता है? आई होप द स्क्रीन इज क्लियर टू यू। टेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं। केवीएल कहता है कि किसी भी एक क्लोज्ड लूप में, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ कोर्स क्लोज्ड ही होना चाहिए, तभी उसमें से करंट फ्लो करेगा, है ना। तो एक क्लोज्ड लूप में जो टोटल वोल्टेज होती है किसी भी लूप की, वो किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो टोटल आपने वोल्टेज अप्लाई की है, यानी कि जो आपकी सोर्स वोल्टेज है, दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल ड्रॉप्स। ड्रॉप्स मतलब जो रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको सबको ऐड कीजिए। इट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, अब एक और इसने यहाँ पर स्टेटमेंट बताई है हमें कि जो अलजेब्रिक सम होता है सभी वोल्टेजेस का विद इन द लूप, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अलजेब्रिक सम कह दिया अभी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम अगर हम लोग लेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। और ये जो आइडिया होता है इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसीलिए केवीएल केसीएल को हम लोग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। अब केवीएल पे आ जाते हैं। तो केवीएल में हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, वो होती है लूप एंड मेश। ठीक है, अब देखिए ये आप एक रेजिस्टिव सर्किट, एक रेजिस्टिव नेटवर्क देख रहे हैं छोटा सा। यहाँ पर मैंने सिर्फ रेजिस्टर्स लगाए हैं, अभी वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया है यहाँ पर। तो ये जो है आप ये एक एरो देख रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। तो ये हम लोग हमेशा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इसी तरीके से दिखाएंगे। और ये आई जो है करंट है इस सर्किट में से। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है, रेजिस्टर्स जो है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये जो आप लोग एक देख रहे हैं, दिस इज अ लूप। ठीक है, नाउ व्हाट इज मेश? देखिए अब एक और लूप आप लोग देखिए। इस सर्किट में, इस नेटवर्क में हमारे पास दो लूप्स हैं। ठीक है, दो मेश हैं और दो ही लूप्स हैं। अब कैसे है देखिए, सॉरी तीन लूप्स हैं। एक तो ये बड़ा लूप हो गया ACDF। ठीक है, ये एक बड़ा लूप हो गया। इसके बाद ये वाले दो छोटे लूप्स हो गए। ठीक है, और इसके अलावा ये वाले जो सबसे छोटे जो लूप्स होते हैं, जिनके अंदर फर्दर कोई लूप्स नहीं हो सकते, इनको बच्चों हम लोग कहते हैं मैश। ठीक है, तो मैश को कैसे डिफाइन करते हैं? द स्मॉलेस्ट लूप इन अ नेटवर्क इन अ सर्किट, जिसके अंदर की कोई दूसरा लूप नहीं हो सकता, दैट इज मैश। ठीक है, और तो मैश जो है
सी लूप जो है वो मैश भी हो सकता है ना, लूप जो है वो मैश भी हो सकता है, लेकिन मैश के अंदर एक से ज्यादा लूप्स नहीं होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर मुझे लूप और मैश के बारे में डिटेल में बात करनी है, उसको अच्छे से डिफाइन करना है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो लूप होता है ना, लूप इज अ सिंपल क्लोज्ड पाथ। इट इज अ सिंपल क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट, जहां पर कि कोई भी एलिमेंट जो है वो एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। तो मैं इसको लिखूंगी इन विच नो सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट आपके रेजिस्टर्स हो सकते हैं, कैपेसिटर्स हो सकते हैं, सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो नो सर्किट एलिमेंट्स कम more than once, more than once, ओके। इसके बाद मैश पे आ जाते हैं। मैश क्या होती है? मैश होता है एक सिंगल क्लोज्ड लूप, सिंगल क्लोज्ड लूप और सीरीज पाथ, ठीक है, और सीरीज पाथ। सीरीज पाथ क्यों बोला? क्योंकि लूप जो होता है बेसिकली वो एक सीरीज पाथ ही होता है। वहां पर सारे आप लोग देखेंगे एलिमेंट्स, रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर पाथ्स, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नो लूप्स इनसाइड अ मैश। इससे क्लियर हो जाएगा, है ना। लूप के अंदर लूप्स हो सकते हैं, लूप के अंदर और मैश हो सकते हैं, लेकिन मैश के अंदर कोई और लूप नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास एक, हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो पीछे मैंने आप लोगों को नेटवर्क्स ड्रॉ करके दिए थे पिछले डायग्राम में, उसमें हम लोगों ने वोल्टेज सोर्सेज नहीं लगाए थे, बट एक्चुअली अगर मैं वोल्टेज सोर्स नहीं दूंगी तो करंट तो फ्लो करेगा ही ना सिर्फ रेजिस्टर्स में, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए, कुछ वर्क डन होने के लिए मुझे यहाँ पर ये एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स मैंने अप्लाई कर दिया। डीसी वोल्टेज है ये, ठीक है। दो सोर्सेज यहाँ लगे हुए, एक से भी काम हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपको सॉल्व करना सिखाना है। तो दो वोल्टेज सोर्सेज हैं और ये रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपको लेनी है। तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जब वो करंट हो रहा है, तो ये देखिए जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है करंट का डायरेक्शन, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक सम करना है ना, तो उसी कंटेक्स्ट में है ये, तो उसको हम लोग पॉजिटिव मतलब प्लस लिखेंगे। और जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस मुझे करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें मैं माइनस साइन लगा दूंगी, ओके। अब देखिए इस सर्किट को मुझे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ केवीएल। तो उसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले सभी वोल्टेजेस को और रेजिस्टेंसेस को मुझे क्या करना पड़ेगा? लेबल। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज हैं, है ना, तो मैं इनको लेबल कर देती हूँ कि ये मेरा R1 हो गया, दिस इज माई R2, दिस इज माई R3, ठीक है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी V1, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी दैट विल बी V2, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी दैट विल बी V3। ये लेबलिंग हो गई, फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? करंट, मुझे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट असाइन करने हैं और उसको लेबल करना है I1 और I2। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग केवीएल की इक्वेशंस लिखते हैं इनके लिए। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, तो यानी कि ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। सोर्स पॉजिटिव है इज इक्वल टू, देखिएगा
सोर्स इज पॉजिटिव, सब कुछ दिख पाता तो अच्छा था। सोर्स इज पॉजिटिव, या तो सोर्स ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पर 10 लिख दिया। अब ये सोर्स है तो इस दिस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर लूप और मेश। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी व्हाट इज R1, R1 इंटू I1 विल बी V1। ठीक है, तो इसको मैं पहले इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेती हूँ कि V1 प्लस V1 प्लस V3, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी मेरा 10 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि व्हाट इज माई V1, V1 इज R1 इंटू I1, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस व्हाट इज V3। देखिए यहाँ पर जो ये इस ब्रांच में, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में दो करंट्स आ रहे हैं, I1 भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है, लेकिन दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, और क्योंकि मैं फर्स्ट लूप में हूं तो मैं इसके करंट को ज्यादा पावरफुल लेती हूं, तो मैं इसको लिख दूंगी R2 मल्टीप्लाइड बाय I1 माइनस I2। ओके, अब यहां पर मैं लिख दूंगी इनके वैल्यूज। तो व्हाट इज R1, R1 इज 10, सो 10 I1 प्लस अगेन 10 I1। ठीक है, नॉट 10, R2 का वैल्यू है 40, तो 40 इंटू I1 माइनस I2। KVL को यूज करके क्लियरली आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग करंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस इक्वेशन को जब मैं ओपन करती हूं तो इट विल बिकम 10 I1 प्लस 40 I1 माइनस 40 I2। ओके, फर्दर सिंप्लीफाइंग 40 प्लस 10 इज 50 I1 माइनस 40 I2। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब सेकंड इक्वेशन इसी के पैरेलल में लिख लेते हैं। ये यहां पर आप लोग लिख लेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप 1। ठीक है, यहां पे मैं लिख दूंगी अप्लाइंग KVL इन लूप 2। ओके, अब सेकेंड लूप में आइए। सबसे पहले देखिए जो सोर्स वोल्टेज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। सोर्स वोल्टेज जो है यहाँ पर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो मैं इसको लिख दूंगी एक बारी इधर ना, -10 इज इक्वल टू, अब सर्किट देखना है, -10 इज इक्वल टू, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो पॉजिटिव लेनी है मुझे यहाँ भी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो रही थी, तो इसलिए मैंने उधर नीचे उसको -10 लिख दिया। अब देखिए ये तो ठीक है, दिख रहा है कि क्या लिखूंगी मैं V2। अब देखिएगा V2 प्लस V3 लेना है ना, तो -10 इज इक्वल टू, अब V2 क्या होगा मेरा, V2 विल बी I2 मल्टीप्लाइड बाय R3 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय R2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सेकेंड लूप में हूं तो I2 माइनस I1। अब देखिए डायग्राम के साथ इक्वेशंस को समझना है तो यहाँ पर देखिए ये जो पर्टिकुलर 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसमें से क्योंकि वही अगेन दोनों करंट्स पास होंगे, और अभी क्योंकि मैं सेकेंड लूप में हूँ तो सेकेंड लूप के करंट को पॉजिटिव लूंगी, तो इसलिए इसमें आ जाएगा मेरा 40 मल्टीप्लाइड बाय I2 माइनस I1। ठीक है, और इस लूप में इस रेजिस्टर में से एक ही करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज I2, तो इसको मैंने लिख दिया I2 इंटू R3। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ ये इक्वेशंस लिख दी हैं। अब मैं इसको करती हूँ सिंप्लीफाई, -10 इज इक्वल टू व्हाट इज R3, R3 का वैल्यू देखिए 20 है। ठीक है, और इसका वैल्यू है 40। तो अब हम लोग R3 और R4 का वैल्यूज नीचे पुट करेंगे, तो इट विल बिकम 20 इंटू I2 प्लस व्हाट इज R2, R2 इज 40 मल्टीप्लाइड बाय I2 माइनस I1। ओके, सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए -10 इज इक्वल टू
20 plus 40, it will become 60i2 minus 40i1. ठीक है, अब इसके बाद इसको पॉजिटिव बनाना है मुझे प्रेफरेबली, तो आई विल राइट दिस एज 40i1 माइनस 60i2. तो ये देखिए बच्चों, ये दो हम लोगों को इक्वेशंस मिल गई. अब इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करके हम लोग I1 और I2 का वैल्यू जो है वो इस पर्टिकुलर सर्किट में कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ओम्स लॉ और आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले लॉ से इसको करना डिफिकल्ट हो जाता है काफ़ी, है ना, क्योंकि ये एक टी नेटवर्क है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला लॉ यूज़ करते हैं. ये KVL था. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं I1 की वैल्यू एक निकाल लूँगी इन टर्म्स ऑफ I2. ठीक है, और उसको मैं इधर पुट कर दूंगी सेकेंड इक्वेशन में, तो उससे मुझे I2 का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करके मुझे I1 का वैल्यू मिल जाएगा. तो इस तरीके से KVL को अप्लाई करके हम लोग बड़े आराम से किसी भी सर्किट में करंट्स के वैल्यूज, अननोन करंट्स को निकाल सकते हैं. या फिर एक और एप्लीकेशन होता है KVL का कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के थ्रू, है ना, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के थ्रू अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो उसके लिए भी मैं KVL ही यूज करती हूँ. वोल्टेज ड्रॉप क्यों निकालने की जरूरत पड़ेगी मुझे, एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंसेस हैं आप ये समझिए ये आपके घर के होम अप्लायंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अप्लायंस कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा वो हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अभी एक वो शॉर्टकट मेथड जो बताना था आप लोगों को वो तो रह ही गया, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा. आपका टाइम रिक्वायर्ड जो है वो कम हो जाएगा टू सॉल्व अ पर्टिकुलर KVL इक्वेशन. ठीक है, इसमें देखो हम लोगों के जो वहां पर रिजल्टेंट इक्वेशन जो आई थी ना, वो देखिए हम लोग सिर्फ दो लाइन में कैसे निकाल सकते हैं. यहाँ पर मैं लिख दूंगी 10 वोल्ट्स. ठीक है, 10 इज इक्वल टू, अब देखिए I1 जो है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है मुझे वो लिखना है. तो ये जा रहा है आपका 10 और 40 में से, तो 10 प्लस 40 इज 50, तो मैं लिख दूंगी 50I1. ठीक है, और I2 यहाँ पर इस एलिमेंट में से जा रहा है सिर्फ, तो मैं लिख दूंगी माइनस 40I2. ठीक है, लेट अस कंपेयर द इक्वेशंस. ये देखिए आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने इतने सारे स्टेप्स के बाद निकाली थी वो भी यही थी, 10 इज इक्वल टू 50I1 माइनस 40I2. तो इतने सारे ये सोल्यूशंस करने की आपको इक्वेशंस में जाने की जरूरत नहीं है. आप सीधे विजुअलाइज करके कि कितने रेजिस्टर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, और करंट कंपोनेंट उसमें से कौन कौन सा जा रहा है वो लिख करके भी आप निकाल सकते हो एक लाइन में. ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट लूप. अब इसके बाद मैं देखती हूँ सेकेंड लूप में क्या हो रहा है मेरा. सेकेंड लूप में मैं लिख दूंगी -10 से लिखना शुरू करती हूँ. ठीक है, तो इसमें कितने रजिस्टर्स हैं जो कि I2 जिनमें से फ्लो कर रहा है 40 प्लस 20, तो यानी कि 60I2 लिख दिया मैंने. ठीक है, और I1 सिर्फ इसमें से फ्लो हो रहा है, और ये क्या है -40I1 मैं यहाँ पर लिख दूंगी -40I1. ठीक है, तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 10 इज इक्वल टू 40I1 माइनस 60I2. देखिए ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं हमारी यही वाली है जो हमें यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशंस के बाद मिली थी, है ना. ये देखो सेकेंड इक्वेशन 10 इज इक्वल टू 40I1 माइनस 60I2, तो वही मुझे यहाँ पर मिल गया, है ना. जो इतना सारा सॉल्व करने के बाद मिला था वही मुझे वहाँ पर सिर्फ एक बारी फिजिकल इंस्पेक्शन करने से मिल गया. ठीक है, तो अगर आप लोग टाइम अपना सेव करना चाहते हैं तो इस मेथड को यूज करना. ठीक है, प्रैक्टिस पहले उससे कर लीजिएगा 1-2 बार, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो आप इस मेथड को करके अपना बहुत सारा टाइम बच्चों सेव कर सकते हो. तो नाउ आई होप कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट यूजफुल. ओके, सो बाय.